गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वह धातु के संक्षारण के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सीखेंगे कि धातु का संक्षारण होता क्या है, किसे कहते हैं, है ना। उसे धातु को संक्षारित होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इन सबों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है धातु का संक्षारण, है ना। वायु में उपस्थित जो आपके ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ठीक है ना। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, CO2, सल्फर की ऑक्साइड, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है, इटीसी। इनके साथ जब कोई भी धातु अभिक्रिया करती है जिसके कारण से धातु का क्षय होता है। धातु का क्षय होने से मतलब कि धातु जो होता है वो अपनी जो मजबूती है वो खो देता है, ठीक है, उसकी मोटाई कमने लग जाती है, थिकनेस कम जाती है, ठीक है। तो उस यानी कि धातु का क्षय होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु का संक्षारण कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये लोहे में जंग लगना, ठीक है, क्या है? लोहे में जंग लगना, ये हो गया लगना। और आपका जो तांबा है, तांबा का जो बर्तन होता है उसके ऊपर में, है ना, तांबा, तांबा में हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग का परत जमना, ठीक है ना, परत जमना। ये दोनों के दोनों आपके जो हैं वह, इसके अलावा और भी जैसे एल्युमिनियम के ऊपर में सफेद कलर की जो मोटी चादर सी बैठ जाती है, वो हो गया। तो ये सब लोहे ये आपके संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। इसे जैसे अब इसमें है कि जो लोहे में हम लोग जंग लगने पड़े, तो लोहे में जंग कैसे लगता है, इनके लिए क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है ना। तो लोहे में जंग लगने के शर्तें, देखिए कुछ बातें जरूरी है या कुछ ऐसे सबस्टांस पदार्थ जरूरी हैं जो मौजूद होंगे तभी लोहे में जंग लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे कि लोहे की उपस्थिति होनी चाहिए, है ना। लोहे में जंग लगना है तो लोहे की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर लोहे की उपस्थिति नहीं रहेगी तो भाई जंग किस चीज में लगेगा? पहला तो यही बात हो गया, है ना। पहला क्या हो गया कि लोहे की उपस्थिति होनी चाहिए, लोहा रहेगा तब जाके जंग लगेगा, अदरवाइज लोहा नहीं है तो किस चीज में जंग लगेगा, ठीक है। दूसरा है कि आपका वायु की उपस्थिति, ठीक है ना, वायु की उपस्थिति। वायु बोले तो ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है ना, वायु बोले तो क्या? ऑक्सीजन। यानी देखिए क्या है कि लोहा है और वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो भी आपको का ये उस पे जंग नहीं लगेंगे, उसको अपना मजबूती नहीं खोएगा। यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जो है वह एक ऑक्सीकारक या अवकारक का उदाहरण बनता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, ठीक है। जब तक लोहे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगा, तब तक उसमें जंग नहीं लगेंगे। एंड तीसरा नंबर है यहाँ पे इसका कि नमी की उपस्थिति, ठीक है ना, नमी की उपस्थिति। नमी यानी कि जल वाष्प, है ना। नमी मतलब उसके वायु में आसपास जो वायुमंडल है उसमें वायु की मात्रा होनी चाहिए। तो जब तक ये तीन, लोहे की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति अगर आपको नहीं रहेगी तो जंग नहीं लग सकता है, ठीक है ना। वहां पे बिल्कुल भी आपको जंग नहीं लगेगा। जैसे इसके लिए एक, जैसे हम लोग क्या करते, एक प्रयोग करते हैं जिसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयोग में 3 बीकर लेते हैं, ठीक है। कितने बीकर? 3 बीकर लेते हैं। एक बीकर में जो है आपका
कुछ लोहे के कील ले लीजिए, ठीक है, एक बीकर में केवल लोहा डाल दीजिए और यहाँ से पूरा हवा, क्योंकि हवा में नमी ऑटोमेटिक है कि आसपास में जलवाष्प जो होता है वो आपको वायु में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर से पूरा वायु निकाल देते हैं। इसमें लोहा डाल के इसके ऊपर तक पानी भर दीजिए, ठीक है, लोहे के ऊपर तक। और तीसरा में क्या कीजिए कि जब लोहा का कील डाले हैं तो पानी को इसमें कुछ ऊपर कुछ नीचे यानी कि आधा रहने देते हैं, जिससे कि लोहा कुछ ऊपर में रहे और कुछ दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद एब्जॉर्ब कीजिए, जाकर के आप देखिए, ऑब्जर्व करने पे आप देखेंगे कि जिस बीकर में केवल लोहा था वायु तक का निकाल दिए, उस बीकर के लोहे में, लोहे के कील में आपको कभी भी जंग देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें नमी मिली ना ही ऑक्सीजन मिली। दूसरा में जिसमें पानी भरे इसके ऊपर में कुछ तेल भी डाल देंगे, है ना, तेल डाल देंगे कुछ, कोई भी तेल, ठीक है, जो कि पानी के ऊपर में छैला रहता है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का संपर्क हवा से ये जो जल है उसका संपर्क टूट जाएगा और उसमें लोहे में भी आपका संपर्क नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, लोहे में भी संपर्क नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें पानी भरा हुआ है, लोहे के ऊपर तक पानी भर दिए हैं, तो वहां पे हुआ क्या, और ऊपर से तेल डाल दिए, तो तेल क्या कर दिया, एक इंसुलेटर का काम कर दिया, जो कि हवा को पानी के अंदर तक, ऑक्सीजन को अंदर तक नहीं आने दे रहा है, ठीक है। तब देखिएगा आपकी यहाँ पे क्या होगा कि उसे नमी मिली लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, तो नमी मिली ऑक्सीजन नहीं मिली, तब देखिएगा आपने कि उसमें भी लोहे को जब निकालेंगे तो जंग नहीं लगा रहेगा, है ना। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया आवश्यक शर्तें में। एंड तीसरा नंबर है आपका कि जिसमें हमने लोहा डाला, पानी डाला, लेकिन पानी इतना डाला कि लोहा उसके कुछ ऊपर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें इसको ऑक्सीजन भी मिल गया और जल भी मिल गया, दोनों चीज जब मिल गया तब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लोहे में जंग लगी पड़ी है ना। आप अपने छत पे जब बना हो, मकान बना हो, तो छत पे कुछ रॉड जो निकला हुआ रहता है, छड़ सरिया निकला रहता है, तो उसको देखते होंगे कि खुले में जैसे छोड़ देते हैं ना, कुछ दिन के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद, आप अगर बारिश हो गई हो, नमी मिल गई हो, है ना, तो आप देखेंगे कि लोहे पे जंग जम गया है। कब जमा है? क्योंकि खुले जगह पे है, उसमें उसे ऑक्सीजन मिला, उसमें उसको नमी मिल गया, जिसके वजह से लोहे जो है वो जंग पकड़ लेते हैं, है ना। जब लोहे में जंग लगता है तो सबसे पहले ये अपनी मजबूती खो देता है, ठीक है, इसकी मोटाई भी, जब जंग को हटाएंगे, जब लोहे में जंग लगे तो मोटाई बढ़ जाती है, लेकिन जब जंग को हटाएंगे तो लोहे की मोटाई घट जाएगी, है ना। और क्या भाई, और क्या मैंने बताया कि इस यह कमजोर हो जाता है, जैसे जैसे लोहा पतला होगा वैसे वैसे क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। तो जंग जब लगता है तो किसी भी धातु की जो मजबूती है वो घटती है, उसकी मोटाई भी घटती है, ठीक है ना। मोटाई घटती है कहने का मतलब कि उसके ऊपर जो परत था वह ऑक्सीजन के साथ या फिर अन्य जो भी गैस है, CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड या और जो भी गैसेज हैं उनके साथ अभिक्रिया कर लिया और लवण बना दिया, है ना। क्या बना दिया? लवण, यानी कि या फिर या तो वो आपको, जैसे लोहा है, लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो या तो वह फेरिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर यह फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी कहने का मतलब या तो ये ऑक्साइड में या तो OH वाले में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी मजबूती, इसके स्ट्रेंथनेस, इसकी जो मोटाई है वो सभी के सभी क्या होंगे, कम जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जंग लगने की आवश्यक शर्तें, 3 शर्तें हैं, तीनों फॉलो करना पड़ता है तभी जाकर के जंग लगता है। अब है यहाँ से कि मतलब जंग लग रहा है या धातु का क्षय हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, तो संक्षारण रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, है ना। क्या है भाई?
तो संक्षारण रोकने के उपाय। देखिए, सबसे पहले तो जो संक्षारण होता है उसे रोकने के लिए करना क्या है कि किसी भी धातु में वायु यानी कि जो गैसेस होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, या जो भी गैसेस होती है जिनसे वो अभिक्रिया करती है, और नमी, इन दोनों से संपर्क तोड़ देना है ना। इन दोनों से क्या करना है, संपर्क उसको तोड़ देना है, तभी जाकर के किसी भी तत्व में किसी भी धातु में आपको जंग नहीं लगेगा। उसके लिए सबसे पहला, कई प्रकार के उपाय होते हैं। पहला उपाय है कि धातु के ऊपर में लेप चढ़ा करके, ठीक है, क्या चढ़ाकर, लेप। लेप किस चीज का चढ़ाया करके भाई, तो जो लेप चढ़ाएंगे हम लोग वह या तो वार्निश का चढ़ाएंगे या तो ग्रीस का चढ़ाएंगे, है ना। यानी उसके ऊपर में कोई ऐसा वार्निश हो, तेल हो, ग्रीस हो, जो उसके ऊपर में चढ़ा देंगे। इससे होगा क्या, आप देखे होंगे कि जब वो ग्रीस लगा दिया जाता है या वार्निश चढ़ा दिया जाता है तो उसपे पानी टिकता नहीं है। जैसे ही पानी डालिएगा वो स्लिप करके, है ना, नीचे गिर जाएगा, उस पे पानी नहीं टिकता है। तो पानी जब नहीं टिका, इसका मतलब कि उसका संपर्क, धातु का संपर्क पानी से नहीं हो पाया, जल से नहीं हो पाया, और उस पे जब परत चढ़ा है तो उसका संपर्क ऑलरेडी वायु से भी कट चुका है। तो जिसकी वजह से किसी भी धातु में, है ना, ग्रीस या लेप, जो भी लेप चढ़ा करके हम लोग, वार्निश चढ़ा करके, तेल चढ़ा करके, उसके ऊपर में ग्रीस लगा करके उसे हम लोग जंग रोधक बनाते हैं, यानी उसमें जंग नहीं लगने देते हैं। तो पहला नंबर क्या है, धातु के लेप के ऊपर, धातु के ऊपर में लेप चढ़ाकर, ठीक। दूसरा है कि धातु क्या करती है कि अपनी खुद एक सुरक्षा कवच बनाती है ना। दूसरा क्या है कि सुरक्षा कवच बनाकर, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे एल्युमिनियम में क्या होता है, इसे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। होता क्या है एल्युमिनियम में कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके अपने चारों एक मोटी सी परत को जमा कर लेता है ना। अपने चारों क्या करता है, एक मोटी सी परत को जमा कर लेता है, और ये जो परत होता है आपका, है ना, एक प्रकार से भास्मिक परत होता है, भास्म होता है। तो ये परत वायु के संपर्क को अंदरूनी भागों से तोड़ देता है, यानी कि ऊपर वाले पे जब जो आपका परत जमा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो परत जमा, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन का संपर्क, जल का संपर्क जो होता है अंदरूनी भाग से तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एल्युमिनियम है, जो कि प्योर एल्युमिनियम है, उसमें जंग नहीं लग पाता या उसका क्षय नहीं हो पाता है। तो उसका क्षय बचा रहता है, उसकी मजबूती थोड़ी बची रह जाती है ना। तो दूसरा क्या है कि सुरक्षा कवच बना करके, और ये कौन बनाएगा, तो खुद से ही वो धातु ही बनाएंगे, जिसे कि एनोडीकरण कहते हैं। तीसरा नंबर है आपका रंगाई करके। तीसरा क्या है, रंगाई करके। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं घर में, अगर कोई लोहे के दरवाजे लगाएं, खिड़की लगाएं, या कुछ भी जो लोहे का हम लोग होता है हम लोग के यहाँ, उसके ऊपर में हम लोग पेंट कर देते हैं, है ना, कलर लग चढ़ा देते हैं। इससे होता यह है कि जब हम लोग पेंट चढ़ाते हैं, उस पे कलर चढ़ाते हैं उस पे, तो उसका संपर्क वायु और जल वाष्प यानी नमी से टूट जाता है, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लग पाता है। तो हम लोग रंगाई करके भी धातु के संक्षारण को रोक सकते हैं, क्षय को रोक सकते हैं, संक्षारित कर सकते हैं, धातु को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो रंगाई करके करना क्या है कि इसमें हम लोग करते क्या है ना कि धातु के ऊपर में पेंट चढ़ा देते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का पेंट हो जो धातु के ऊपर में चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वायु का संपर्क टूट जाता है। वायु का संपर्क टूट गया, जल का संपर्क टूट गया, दोनों में से कोई चीज नहीं मिला, है ना, तो उस कंडीशन में धातु में जंग नहीं लगेगा।
या उसका क्षय नहीं होगा। अगला है चौथा नंबर आपका जस्तीकरण। ठीक है, जस्तीकरण, जस्तीकरण करके, है ना। जस्तीकरण का कहने का मतलब इसमें किया क्या जाता है कि जस्ता जो पिघली अवस्था में पाई जाती है या पिघला करके जस्ता को उसके ऊपर में, उसके अंदर में धातु को डुबो देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जो भी धातु उसके अंदर डुबोया जाता है उसके ऊपर में जस्ता का एक परत जम जाता है, उसे ही हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, है ना। जस्ता का परत जमना क्या कहलाएगा? जस्तीकरण कहलाएगा। इससे ही होता यह है कि जो वायु का संपर्क है या फिर जो नमी का संपर्क है वो आपके धातु से टूट जाता है और धातु का क्षय नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। यानी जस्ती का परत चढ़ाना किसी भी धातु के ऊपर में वो जस्तीकरण कहलाता है, जिससे कि उसका क्षय रुक जाता है, उसका संक्षारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका पांचवा नंबर विद्युत लेपन। कौन सा है? विद्युत लेपन। इसमें सामान्यतः किया क्या जाता है कि कई प्रकार के धातु या पदार्थ जैसे कि क्रोमियम, निकेल आपका हो गया, तांबा हो गया, ठीक है ना, इन सब में से कोई एक पदार्थ का वैद्युत लेपन किया जाता है, यानी कि धातु के ऊपर में विद्युत के सहारे या विद्युत के मदद से एक परत जमा दी जाती है, उस पे लेप चढ़ा दी जाती है, उसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं, है ना। इसमें खासतौर से टीन आपका इस्तेमाल होता है, क्रोमियम इस्तेमाल होता है, निकेल इस्तेमाल होता है, तांबा इस्तेमाल होता है। ये चार धातुएं बेसिकली इसमें इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम लोग क्रोमोलेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोलेपन। ठीक है ना, क्रोमोलेपन के नाम से भी जाना जाता है इस चीज को। तो क्रोमोलेपन में क्या है कि धातुओं के ऊपर में धातु का परत चढ़ाना, लेकिन कैसे? विद्युत के मदद से जब चढ़ाते हैं तो उसे हम लोग क्रोमोलेपन कहते हैं। ठीक है ना, जिससे कि वायु का संपर्क टूट जाता है, जल का संपर्क टूट जाता है और धातु का क्षय नहीं हो पाता। ये हो गया। एंड लास्ट नंबर है धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, धातु को मिश्र धातु, ठीक है ना, मिश्र धातु में परिवर्तित करके। इसमें किया क्या जाता है? सबसे पहले तो समझिए कि मिश्र धातु होते क्या है। ठीक है ना, क्या है मिश्र धातु? जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं मिश्र धातु। यानी दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देना ही क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। अब कैसे मिलाएंगे? तो बेसिकली है कि दोनों धातु को या दो से जो भी अधिक धातु उनको पिघलाएंगे, एक अनुपात में उनको मिला देंगे, ठीक है, जिससे उनकी क्षय रुक जाती है। मिश्र धातु होता क्या है कि बेसिकली मिश्र धातु में आपको जंग नहीं लगेगा, ठीक है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है धातु के अपेक्षा, ठीक है ना। तो कई कारणों से भी हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं। बेसिकली हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि जो धातु का जो संक्षारण होता है वह संक्षारण नहीं हो पाए, बेसिकली इसी के लिए बनाते हैं। तो जब हम लोग धातु को मिश्र धातु में तब्दील करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथनेस है, यानी जो मजबूती है, स्ट्रॉन्गर जो होता है, वो धातु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें उसका क्षय नहीं हो पाता, ठीक है ना, यानी कि उसके ऊपर में वो कह सकते हैं कि जंग नहीं लगता है। इस कारण से भी हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं। हम लोग कई प्रकार के मिश्र धातु को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टील हो गया आपका, जिसे इस्पात बोलते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्या है भाई? ये आपका कांसा हो गया, ठीक है ना, कांसा ये भी हो गया आपका मिश्र धातु है। पीतल, ठीक है ना, पीतल ये आपका मिश्र धातु है, ठीक है। और भी है जैसे कि आपका गन मेटल,
है ना, गन मेटल, ये मिश्र धातु है। तो कई प्रकार के मिश्र धातु जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कई प्रकार के मिश्र धातुओं का इस्तेमाल हम लोगों के द्वारा किया जाता है। अब सुने होंगे या पढ़े होंगे कि जो स्टील होता है वो सभी धातुओं से ज्यादा मजबूत हो जाता है। रीजन क्या है कि स्टील में लोहा, क्रोमियम, उसके अलावा स्टेनलेस स्टील है तो कार्बन, निकेल, ये कई प्रकार के धातु अधातु मिला दिए जाते हैं, जिससे उसकी मजबूती जो होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा लचीला हो जाता है ना, टूटेगा नहीं, लचीलापन इसमें ज्यादापन आ जाता है। तो इन कारणों से हम लोग मिश्र धातु का निर्माण करते हैं या मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट नंबर था, ठीक है ना, कि किसी भी धातु का संक्षारण रोकने के लिए हम लोग उसके धातु को क्या करते हैं, मिश्र धातु में तब्दील कर देते हैं, जिससे कि उसका क्या हो जाता है, संक्षारण होता है या फिर क्षय रुक जाता है। अब देखिए कि जो मिश्र धातु हैं इसके भी कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना, मिश्र धातु के गुण, ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं भाई, कुछ तो गुण होते हैं जिसके वजह से इसका हम लोग बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। स्टील का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, और भी ड्यूरेलुमिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और भी कई सारे पदार्थों का जो मिश्र धातु का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके गुण के बारे में। तो पहला नंबर इसका गुण है कि यह अपने अवयवों से कठोर होता है, ठीक है ना, जो अपने इसके अवयव होते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, तो कठोर होगा, ठीक है, उससे क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन कठोर तो होता है लेकिन यह ज्यादा तन्य नहीं होता, और इसमें आघात जो वर्धनीयता का नियम गुण होते हैं ये कम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कठोर तो हो जाता है अपने अवयव से, जैसे लोहा का है तो लोहा से ज्यादा कठोर रहेगा, लेकिन लोहा को जितना हम लोग खींच करके ताक पतला बना सकते हैं उतना शायद स्टील का नहीं बना सकते हैं। या फिर यूं कहे कि लोहे को पीट कर जितने चादर के रूप में फैला सकते हैं उतना स्टील को पीट करके चादर के रूप में शायद नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर गुण ये हो गया कि यह अपने अवयव से क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा यह है कि ये जो होते हैं आपके संक्षारक, ठीक है ना, संक्षारक। अब देखिए ये तो ये हो गया कि पहला कि इसके अवयव अपने इससे कठोर हो जाते हैं, दूसरा कि ये संक्षारक रोधक होता है, तीसरा नंबर है कि यह इसके जो द्रव्यनांक होते हैं, ठीक है ना, द्रव्यनांक होते हैं, और ये जो इसमें विद्युत का चालन होता है, ठीक है, क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, यह अपने अवयव से कम करता है ना, या कम होता है इसमें, ठीक है। जैसे अगर मान ले कि जो तांबा होता है, तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, लेकिन तांबा का मिश्र धातु जो पीतल हो गया, ठीक है ना, तो पीतल आपके जो बिजली है, जो विद्युत है, उसका चालन कम करता है, ठीक है ना, द्रव्यनांक भी कम जाता है, यानी कि बहुत जल्दी ये मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है। एंड चौथा नंबर है इसकी कि यह कठोर हो जाता है या इसकी कठोरता बढ़ जाती है, ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है इसकी कठोरता बढ़ जाती है। लास्ट नंबर में है कि इसकी गुणवत्ता, ठीक है ना, गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड, वो आप लोग पढ़े होंगे कि शुद्ध सोना एक मुलायम होता है, उसके आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, उसके ईंट बनाए जाते हैं, यानी कि बिस्किट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई इतना मुलायम होता है कि वो आसानी से हाथ से भी अगर ऐसे दबा देना कस के तो मुड़ जाएगा। अगर 24 कैरेट गोल्ड का अगर आभूषण बना देते हैं सपोज डैट, तो होगा क्या कि कभी कभी अगर हाथ में लेकर के उसको ऐसे दबा देंगे ना तो सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा, इतना मुलायम होता है। इसलिए जो 24 कैरेट होते गोल्ड होता है उसका हम लोग आभूषण नहीं बनाते हैं, तो करते क्या है, या तो 22 कैरेट का बनाते हैं, या तो 20 कैरेट का बनाते हैं, या फिर 18 कैरेट का हम लोग कोई भी आभूषण बनाते हैं। अब ये देखिए सबसे शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना,
लेकिन ये जो 22 कैरेट है, 23 कैरेट है या 24 कैरेट, सॉरी 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, ये क्या है? तो इसमें होता क्या है आपका, अगर बात करें 22 कैरेट सोने की, ठीक है ना, कितने 22 कैरेट सोने की अगर बात करें तो इसमें 22 भाग जो होगा वो सोना होगा, 24 में से 22 भाग क्या होगा, तो सोना होगा, और 2 भाग जो आपका होगा वो या तो वो तांबा होगा, ठीक है, या फिर सिल्वर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना, किसका, सिल्वर का। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके जो सोना होता है उसकी मजबूती बढ़ाई जाती है, गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, ताकि उसके आभूषण आसानी से बन सके, ठीक है ना। कई प्रकार के मिश्र धातु को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीतल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा का इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरेलुमीन का इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के नया स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई प्रकार के हम लोग मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्यों करते हैं, तो बेसिकली यही 4 रीजन है कि एक तो वो अपने अवयव से कठोर हो गया, दूसरा वो संक्षारक अवरोधक हो जाता है यानी कि उसमें क्षय नहीं होता है, तीसरा कि वो विद्युत का चालन कम करने लग जाता है यानी कि बिजली कम पास करती है, उसमें से पास करती है लेकिन कम पास करती है, ठीक है, और इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली इनके 4 गुण होते हैं जिनके वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इन दोनों गुण की वजह से आपके, कि ये अपने अवयव से कठोर हो जाते हैं और ये संक्षारक अवरोधक हो जाते हैं, ठीक है, इसके वजह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसी के क्रम में हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे जब पढ़ते हैं तो एक हम लोग को पढ़ना है कि लौह स्तंभ के बारे में। ये लौह स्तंभ क्या है, देखिए दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के प्रांगण में ही, पहले तो ये कहीं और पाया जाता था लेकिन फिर उसे उठा करके उसी कुतुब मीनार के प्रांगण में से रखा गया है। 8 मीटर ऊंचा एक लोहे का स्तंभ है, ठीक है ना, कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है आपकी, जो लौह स्तंभ है, ठीक है ना, लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है वह ऊंचाई 8 मीटर की है, ठीक है, कितना है, 8 मीटर की ऊंचाई है। अगर वजन की बात करें तो ये लगभग 6000 केजी की है ना, 6000 केजी यानी 6 टन का है ना, 6 टन होगा, हाँ मीट्रिक 6 टन होता है, ठीक है, एक टन में 1000 केजी होते हैं ना, तो ये 6 टन का है यानी कि 6000 केजी का वजन है इसका, 8 मीटर ऊंचा है, और ये लगभग इसका अगर हम लोग एज की बात करें, उम्र की बात करें, तो लगभग 2200 वर्ष हो चुके हैं, है ना, उससे भी ज्यादा है, लगभग 2200 वर्ष हो चुके हैं, 2000 से ऊपर इसका एज हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि आज तक इस पे जंग नहीं लगा, ये जंग अवरोधक है। जैसे उस टाइम में बनाया गया होगा, जो हमारे प्राचीन काल में ये कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के टाइम में इसको बनाया गया था, जो अशोक सम्राट थे ना, वो उनके टाइम में बनाया गया था, और तब से लेकर के आज तक ये वैसे का वैसा ही है, इस पे आज तक जंग नहीं लगा, ठीक है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी यह है कि इसको बनाते वक्त में जब इसका मेटालिक परीक्षण किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, तो पाया गया कि इसको बनाने में कई प्रकार के धातु इस्तेमाल किए गए, यानी कि इसको सबसे पहले तो मिश्र धातु में बदला गया है ना, हो सकता है उस समय का एडवांस टेक्निक हो तो कुछ धातु इसके अंदर मिला दिया गया हो। इसके अलावा, और ये जो होता है आपका खासतौर से ये पिटवा लोहा का बना है, पिटवा लोहा का, पिटवा लोहा यानी शुद्ध लोहा का बना है, ठीक है ना, और पिटवा लोहा का जो संक्षारण होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, जल्दी होता नहीं है। उसके अलावा जो चुंबकीय ऑक्साइड होते हैं ना, लोहे के जो चुंबकीय ऑक्साइड है, इसके चारों ओर परत के रूप में जम गए हैं, जिसकी वजह से भी इसका संक्षारण रुक चुका है ना। और ऐसा अनुमान है कि जिस समय जब इसको बनाया गया है तो कुछ ऐसे लेप का इस्तेमाल किया गया जो संक्षारक रोधक इसको बना दिया है। उस लेप को इसके ऊपर में चढ़ा करके काफी गर्म किया गया होगा, या चढ़ाते वक्त गर्म किया गया होगा, तो काफी गर्म करके इसके ऊपर में लेप चढ़ाया गया,
या फिर लेप चढ़ा करके इसे गर्म किया गया, कोई एक कंडीशन रखा गया होगा और फिर एकाएक ठंडा कर दिया गया। इससे हुआ क्या कि जो लेप इसके ऊपर में चढ़ाया गया था ना, वो पूरी तरह से इसके साथ ही जुड़ चुके हैं अब, है ना। ऐसे हो गए कि उसके साथ में उसके अंश तक, उसके अंदर तक, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा फेनोमेनन कि एकदम से चिपक से गए हैं, जिसकी वजह से भी ये जो हमारे जो लौह स्तंभ है दिल्ली में, वो आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। तो इससे एक ही बात साबित होती है कि जो पुराने जमाने के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनको साइंटिस्ट उस समय नहीं कहते थे, आई थिंक कि उस समय उन्हें वैद वगैरह या जो भी कहा जाता हो, है ना। तो जो पुराने जमाने के हमारे लोग थे ना, वो संक्षारण को रोकने की विधि जानते थे कि किस प्रकार से लोहे की संक्षारण रोकी जा सकती है और कैसे रोकी जा सकती है और कितने दिनों तक रोकी जा सकती है। तभी तो आज लगभग 2200 वर्ष हो चुके हैं। 2200 वर्ष से आई थिंक ज्यादा ही होगा, है ना, उससे कम तो होगा नहीं। लेकिन आज तक मतलब जो आपकी बुक में है वो लिखा है 2000 ईयर्स, है ना, 2000 वर्ष लिखा है, ठीक है। लेकिन 2000 वर्ष तो मतलब इधर ही बीत चुका है, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 वर्ष तो इधर ही बीत चुका है। उसके पहले बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी में अगर जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म देख लीजिए कब हुआ है, लगभग 264-63 कुछ ऐसा है वर्ष पहले हुआ है। तो 200 उधर से जोड़ लीजिए और 2000 इधर से जोड़ लीजिए, तो 2200 हो गया ना। तो उस टाइम से अभी तक के टाइम में, ठीक है ना, उस टाइम से लेके अभी तक के टाइम में इस पे जंग नहीं लगा है। ये संक्षारक अवरोधक हो चुका है पूरी तरह से, और ये जैसे का तैसा आज भी बना हुआ है। अगर कभी आप दिल्ली जाएं, कुतुब मीनार घूमने जाएंगे, तो वहीं पे आपको कुतुब मीनार के प्रांगण में ही यह दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था मेटल नन मेटल जो चैप्टर, यानी धातु और अधातु, उसके बारे में था। धातुओं में कैसे आपका संक्षारण लगते हैं, कैसे उसे रोकना है, उसके बारे में था आज की इस वीडियो में। तो ये अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ अलग देखें या बायो से कुछ रिलेटेड वीडियो लाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एक क्या कह सकते हैं चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और जाते जाते अंतिम शब्द में वही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, मतलब पूरा देखें, देखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं देखते, तो पूरा देखें। इसके अलावा लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे साथी जो हैं देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते, तो कमेंट करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, हमें लगता है कि मैं पूरा पॉइंट बता चुका हूँ, शायद आपको ऐसा लगे कि कुछ पॉइंट इसमें छूट गया हो या कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए सॉरी। और उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये आपने गलती बता दिया, इसे आप करेक्ट कर दें, तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा या करेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।